कहानी की शुरुआत में हम कुछ जर्मन सोल्जर्स को देखते हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बैंक ऑफ फ्रांस से सब कुछ लूट लेते हैं। ढेरों टन गोल्ड से लेकर महंगी महंगी पेंटिंग्स तक सब कुछ गाड़ियों में लोड कर लिया जाता है। इसके बाद वे लोग यूगोस्लाविया नाम के एक शहर की ओर बढ़ते हैं। शहर में पहुंचते ही वे लोग घर घर में घुसकर सबको मारने लगते हैं और सभी गाँव वालों को बंदी बना लेते हैं। इसी बीच हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चे को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। इसके बाद जर्मन सोल्जर्स बैंक ऑफ फ्रांस से लूटा हुआ कुछ टन गोल्ड उस शहर के बैंक में रख देते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ों के ऊपर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो वहाँ एक्सप्लोसिव लगाकर पूरे गांव को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ था ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डेज में, जहां हम सरायवो नाम के एक युद्ध से तबाह हुए शहर को देखते हैं। उसी शहर में हम कुछ नेवी सील्स को पानी से निकलकर एक बिल्डिंग में घुसते हुए देखते हैं। दरअसल इन्हें यहाँ एक खतरनाक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया था। वहीं सोल्जर्स बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव सेट करके इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम इन्हीं सोल्जर्स के दो पार्टनर्स को देखते हैं जो प्रेस रिपोर्टर का हुलिया बनाकर अंदर मौजूद कर्नल का इंटरव्यू लेने के बहाने एंट्री लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वहाँ मौजूद गार्ड्स उनकी चेकिंग करते हैं और उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता तो वे दोनों को अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। अंदर पहुंचते ही वे दोनों कर्नल का इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में मौका मिलते ही एक सोल्जर कर्नल के गले में एक नीडल घुसा देता है और दूसरा बाकी गार्ड्स को भी एक ही झटके में सुला देता है। दूसरी तरफ ऊपर मौजूद सोल्जर्स भी तुरंत एक्सप्लोसिव उड़ाकर वहाँ एक सुरंग बना देते हैं और उसी सुरंग के रास्ते अंदर एंट्री ले लेते हैं। दरअसल दोस्तों इन सभी सोल्जर्स का मिशन होता है कर्नल को किडनैप करके अमेरिकन बेस में ले जाना, और इसी प्लान के अनुसार वे लोग जल्दी से कर्नल को एक पैकेट में भर लेते हैं और वहां से तुरंत निकलने लगते हैं। लेकिन एक्सप्लोसिव की आवाज सुनकर वहां मौजूद गार्ड्स पहले ही अलर्ट हो चुके होते हैं। जैसे ही सोल्जर्स एग्जिट पॉइंट पर पहुंचते हैं वे देखते हैं कि गार्ड्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर क्या था दोस्तों, सोल्जर्स गार्ड्स पर भयंकर लेवल की फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस वजह से सभी गार्ड्स एक ही झटके में ढेर हो जाता है। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ और भी गार्ड्स आने लगते हैं और कुछ ही देर में हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि गार्ड्स वहाँ आरपीजी तक लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। वहीं सोल्जर्स को समझ में आ जाता है कि यहाँ से एग्जिट करना अब संभव नहीं है, इसीलिए वे लोग पीछे के रास्ते से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ एक टैंक दिखाई देता है। फिर क्या था दोस्तों, टैंक में चढ़ते ही वे लोग दीवार तोड़कर वहाँ से एस्केप करने लग जाते हैं। वहीं कैप्टन कहता है, जिंदगी में पहली बार मैं टैंक चला रहा हूँ, आज या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। इसी बीच पीछे से भी गार्ड्स उन पर बंदूकें और आरपीजी लेकर पीछा करने लगते हैं। वहीं सोल्जर्स आरपीजी से बचने के लिए उन पर टैंक से एक जोरदार शॉट चला देते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक गार्ड टैंक पर चढ़ जाता है और अंदर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैप्टन अचानक ब्रेक मार देता है, जिसकी वजह से उस गार्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह अपने ही ग्रेनेड से खुद ही शहीद हो जाता है। वहीं कैप्टन बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आता, जिसकी वजह से कैप्टन का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और अब आगे न पीछे कैप्टन टैंक को जहाँ जगह मिलती है वहीं घुसाता चला जा रहा है। पीछे से गार्ड्स भी अब उन पर टैंक लेकर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर आगे जाते ही सोल्जर्स एक टावर पर शॉट चला देते हैं, जिसकी वजह से टावर रास्ते के बीच में ही गिर जाता है और पीछे से आते हुए गार्ड्स का रास्ता वहीं ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इन सोल्जर्स की प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दूर आगे जाते ही वे लोग एक पुल पर फंस जाते हैं, जहां सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि पुल के आगे भी गार्ड्स टैंक लेकर खड़े हैं और पुल के पीछे भी बाकी गार्ड्स टैंक लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं कैप्टन और कोई रास्ता न देख पुल को ही उड़ाने का ऑर्डर देता है ताकि वे लोग टैंक समेत पानी में गिर जाएं। काम सही से होते ही वे लोग तुरंत जनरल को लेकर टैंक से बाहर निकल जाते हैं। वहीं ऊपर मौजूद गार्ड्स लगातार उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक भी गोली उन्हें नहीं लगती और सभी सोल्जर्स वहां से निकलकर अपने एग्जिट पॉइंट पर रखी स्पीड बोट की ओर बढ़ने लगते हैं। वहां पहुंचकर सोल्जर्स देखते हैं कि गार्ड्स अभी भी उनका ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स कुछ समझ पाते सोल्जर्स उन्हें वहीं ढेर कर देते हैं और उनकी ही स्पीड बोट लेकर वहां से सेफली निकल पड़ते हैं। रात होते होते सोल्जर्स जनरल को लेकर यूएस बेस कैंप में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां मौजूद चीफ कमांडर चौधरी साहब देखते हैं कि सालों ने एक देश के जनरल को बकरी चोर जैसे बंदी बनाकर लेकर आया है। ये सब देखकर कैप्टन पूरी तरह भड़क जाता है और सुबह होते ही सोल्जर्स की अच्छी तरीके से खबर लेता है। वहीं कमांडर चौधरी कहते हैं, तुम लोगों को साफ साफ कहा गया था कि मिशन को चुपचाप शांति से एग्जीक्यूट करना है और तुम लोगों ने क्या किया, वहाँ ढिंढोरा पीटते हुए पूरे बस्टन में दिवाली खेल कर आ गए। तुम लोगों की इस पागलपन के लिए मुझे ऊपर से 150 मिस कॉल आ चुके हैं। अब बताओ तुम पागलों का क्या किया जाए। तुम लोग आखिर
वहाँ करना क्या चाहते थे? एक तो टैंक लेकर उनका पूरा बेस कैंप तबाह करके आ गए, ऊपर से तुम लोगों ने उस देश के जनरल को भी बकरी चोर जैसे बंदी बनाकर लेकर आ गए। वहीं कैप्टन कहता है, तो और क्या करते सर, हमारा एग्जिट पॉइंट बंद हो चुका था, निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सभी अब तक शहीद हो चुके होते। वहीं कमांडर उन पर और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोगों को नेवी सील से बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी यह कुछ लाल पानी लो और जाकर चिल मारो और 4-5 दिनों तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। फिर क्या था दोस्तों, सभी जाकर बार में माल पीना शुरू कर देते हैं। तभी एक सोल्जर वहाँ मौजूद बार टेंडर लड़की से फ्लर्टिंग करने लगता है, लेकिन उस चाचा को यह नहीं पता होता कि उस लड़की का डींग डोंग पहले से ही उसके एक टीममेट सुबह से हो चुका है और वे दोनों काफी दिनों से एक दूसरे का पानी पी रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की का भाई वहाँ आ जाता है और गोल्ड के बारे में पूछने लगता है। वहीं लारा कहती है, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं है, बेकार में रोज रोज यहाँ आकर मुझे परेशान मत किया करो और अब यहाँ से निकलो। लेकिन उसका भाई जबरदस्ती उससे पूछने लगता है कि गोल्ड कहाँ है। तभी वहाँ सुबह आ जाता है और सबकी बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी करने लगता है, लेकिन तभी एक बंदा पीछे से उसे लपेटे में ले लेता है। वहीं विलेन कहता है, क्या रे हीरो, मेरी बहन के साथ चक्कर चलाकर मेरे ही आदमियों पर हाथ उठा रहा है, चल तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। लेकिन बाहर निकलते ही कैप्टन भी वहीं मौजूद होता है और दोनों मिलकर सभी को एक ही झटके में सुला देते हैं। वहीं सुबह कैप्टन से कहता है, क्या रे भाई, तू मेरे पीठ पीछे मेरी जासूसी करता है। वहीं कैप्टन कहता है, अरे चिल मार भाई, मैं तो ऐसे ही टहल रहा था, चल तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। इसके बाद लारा सुबह को वह गोल्ड दिखाती है जिसके चलते उसका भाई रोज उसे परेशान करता है। वहीं सुबह पूछता है, कहाँ से मिला तुम्हें यह? वहीं लारा कहती है, तुम्हें जानना है तो चलो मेरे साथ। इसके बाद वह उसे एक झील में ले जाती है और दोस्तों अंदर हम एक शहर को देखते हैं। आप लोगों को जरूर याद होगा जिस शहर को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, ये वही शहर है जो कि डूब चुका है और उस वक्त बैंक ऑफ फ्रांस से जर्मन सोल्जर्स के द्वारा लूटा हुआ सभी गोल्ड इसी शहर में धंस कर रह गया है। और आप लोगों को यह भी याद होगा दोस्तों कि जो औरत अपने बच्चे को उस दिन वहाँ से भाग जाने को कहा था, उस दिन उस बच्चे ने वहाँ से एक गोल्ड चुरा लिया था, लेकिन बदकिस्मती से जर्मन सोल्जर्स ने उसे उस दिन देख लिया था और उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। कुछ दूर आगे जाकर बच्चे ने गोल्ड को वहीं जंगलों के बीचों बीच गाड़ कर छुपा दिया था, लेकिन तभी बच्चा वहाँ गोलियों की आवाज सुनता है। दरअसल इन गोलियों से उसी शहर वालों को मारा जा रहा था। ये सब देखकर बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आकर उसे अपने साथ ले जाता है। दरअसल वह आदमी उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में एक्सप्लोसिव सेट करते हुए देखा था। तभी वे लोग उसी बच्चे के हाथों एक्सप्लोसिव को फड़वा देते हैं, जिसकी वजह से डैम फट जाता है और पूरा पानी शहर के साथ जर्मन सैनिकों को भी ले डूबता है। और दोस्तों ये जो बच्चा था असल में यह लारा का बड़ा भाई था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। भाई ने ही मुझे इस जगह के बारे में बताया था, उन्हीं ने मुझे यह गोल्ड भी दिया। लेकिन यहाँ बस एक नहीं, पानी के नीचे हजारों टन गोल्ड अभी भी मौजूद है। क्या तुम मुझे ये सारा गोल्ड निकालने में मेरी मदद करोगे? वहीं सुबह कहता है, जरूर मैडम, इसमें पूछने वाली क्या बात है। इसके बाद जैसे ही सुबह गोल्ड को लेकर अपने टीममेट्स के पास पहुंचता है, सभी का यह देखकर होश उड़ जाता है। वहीं सुबह कहता है, पानी के अंदर अभी भी ऐसे हजारों टन से भी ज्यादा गोल्ड मौजूद है जिसका मालिक है फ्रांस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यह जगह दुश्मनों के इलाके में मौजूद है और मुझे यह सभी गोल्ड बाहर निकालने में तुम लोगों की मदद चाहिए होगी। वहीं कैप्टन कहता है, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? हजारों टन से भी ज्यादा गोल्ड को 150 फीट पानी के नीचे से निकालना लगभग इम्पॉसिबल है, और वह भी दुश्मनों के इलाकों के बीचों बीच से। कैप्टन ये सब बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ लारा पहुँच जाती है और बाकी का प्लान समझाने लगती है। वही कैप्टन लारा से भी यही कहने लगता है कि हजारों टन गोल्ड को 150 फीट नीचे पानी से निकालने में फट के हाथ में आ जाएगी, और वैसे भी मैं क्यों अपनी फोर्स की जान खतरे में डालकर उन्हें दुश्मनों के इलाके में गोल्ड निकालने भेजूं? इसमें हमारा क्या फायदा? वहीं लारा कहती है, तुम लोगों को इस गोल्ड का हिस्सा मिलेगा। वहीं कैप्टन कहता है, फिर तो पैसा 6 भागों में बटेगा, है ना? लारा कहती है, नहीं, पैसा 2 भागों में बटेगा, 150 मिलियन तुम्हारे और 150 मिलियन मेरे और मेरे लोगों के लिए। मैं इन पैसों से अपने गांव वालों की मदद करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर कैप्टन हैरान रह जाता है और सोचता है, वैसे 150 भी कम नहीं है। इसलिए कैप्टन मिशन में जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसकी टीम मिशन में जाने से साफ मना कर देती है क्योंकि ये एक अनऑथराइज्ड मिशन होने जा रहा है और अगर मिशन के दौरान हमें कुछ हो गया तो हमारे बैकअप के लिए पीछे कोई नहीं होगा। इसलिए टीम कहती है कि यह ज्यादा रिस्क है और मिशन में जाने से मना कर देती है। लेकिन वही कैप्टन सभी का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला, तो एक बार फिर सोच लो। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग डर किस चीज से रहे हो। हम लोग ना तो कोई जंग लड़ने जा रहे हैं और ना ही किसी पर हमला करने, तो डरना बंद करो और मिशन की तैयारी शुरू
कर दो। वही सोल्जर्स कैप्टन की ये सारी बातें सुनकर मिशन में जाने के लिए राजी हो जाते हैं और अगले ही दिन से गोल्ड को बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। वहीं शुभो टीम को इस मिशन में लगने वाले हर जरूरी रिसोर्सेज का लिस्ट बनाकर उन्हें दे देता है। साथ ही वह उन्हें स्ट्रेटजी भी समझाने लगता है कि किस तरीके से हम लोग दुश्मनों के इलाके में जाकर हजारों टन से भी ज्यादा गोल्ड बार्स को एक डूबते शहर के नीचे से निकालेंगे। सबको समझा देने के बाद वे लोग रिसोर्सेज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वह लोग मरीन्स थे तो सामान इकट्ठा करने में उन लोगों को कुछ खास मेहनत करना नहीं पड़ता। सभी रिसोर्सेज वे लोग अपनी बेस से ही उठा लेते हैं। वहीं स्टोर इंचार्ज भी सोचता है कि कोई स्पेशल ऑपरेशन में जा रहा होगा। ऐसे ही करते करते वे लोग एक ट्रक जरूरी सामान लोड करके अपने साथ ले जाते हैं। उसी रात वे लोग स्पॉट में जाकर लोकेशन को थोड़ा जांचने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ राउंड अप के लिए गार्ड्स पहुँच जाते हैं। ये सब देखकर कैप्टन समझ जाता है कि हर 2 घंटे बाद गार्ड्स यहाँ राउंड अप के लिए आते हैं, तो हमें जो भी करना है इन्हीं 2 घंटों के अंदर अंदर ही करना होगा। सुबह होते ही कैप्टन टीम को यही बात बताता है कि प्लान चेंज करना होगा, क्योंकि वहाँ हर 2 घंटे में गार्ड्स राउंड अप के लिए निकलते हैं और अगर हम गोल्ड निकालते हुए पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं ब्लैक कोबरा कहता है, अरे चिल मार कैप्टन, मेरे पास एक ऐसा प्लेन है जिससे 2 घंटे तो क्या, हम 1 घंटे में ही सभी गोल्ड को बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सभी गोल्ड को निकाल कर एक कार्गो नेट के ऊपर रख देंगे और इन सभी गोल्ड को ऊपर ले जाने के लिए हम कार्गो पैराशूट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कुछ ही मिनटों में सभी गोल्ड ऊपर आ जाएंगे। वहीं डैनियल कहता है कि ठीक है, इससे गोल्ड तो ऊपर आ जाएंगे, लेकिन इतना सारा गोल्ड को किनारे तक कैसे लाएंगे। तभी कैप्टन कहता है, यह काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दो, हम ट्रांसपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर यूज करेंगे। मैं ऐसे 2 एक्स मिलिट्री पायलट को जानता हूँ जो कि सीक्रेटली ऐसे ऑपरेशन करते हैं, उन्हीं को बुला लेंगे। सब कुछ परफेक्ट होने के बाद लास्ट मोमेंट पर आकर कर्नल उन्हें अपने ऑफिस में बुलाता है और उनसे कहता है कि उस दिन तुम लोगों को मिशन में भेजकर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वहाँ तुम लोगों ने जो तबाही मचाई थी उसके चलते बोस्टन आर्मी काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और ऊपर से भी मुझे काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि तुम लोगों का अमेरिकन बेस कैंप में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो 36 घंटे का टाइम है तुम लोगों के पास, बोरी और बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। यह सब सुनकर सोल्जर्स काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का गोल्ड चुराने का प्लान यहीं खत्म हो जाता है। बाहर निकलते ही कैप्टन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बोरी और बिस्तर बांधो, हमें निकलना होगा। इसके बाद सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि प्लान पर इतना दिन काम करने के बाद आखिरी मोमेंट पर आकर अब उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। लॉरा भी यह सब सुनकर अंदर से टूट जाती है। दूसरी तरफ डैनियल और जैक भी निराश होकर काफी ज्यादा पी लेते हैं और अपने ही लोगों से वहाँ लड़ना शुरू कर देते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी चारों मिलकर फिर से पीने बैठ जाते हैं, लेकिन तभी गिलास में झांक देखकर ब्लैक कोबरा के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आ जाता है। वही कोबरा सभी को समझाता है कि अगर हम पानी के नीचे एक ऐसा बेस बना दें जहाँ पर पानी मौजूद ही न हो और उस पूरे एरिया को ऑक्सीजन से भर दें, तो हम ये काम रातों रात खत्म कर सकते हैं। वही सभी को ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वह लोग उसी रात सभी गोल्ड को निकालने का फैसला करते हैं। कोबरा तुरंत सुबह को इसकी जानकारी देते हुए लूटने की तैयारी शुरू करने को कहता है। वही सुबह लारा को सभी रिसोर्सेज लेकर स्पॉट में जाने को कहता है। दूसरी तरफ डैनियल भी अपने 2 हायर किए हुए पायलट्स को सुबह स्पॉट में हाजिर होने को कहता है। इसके अलावा उन लोगों को काफी ज्यादा ऑक्सीजन टैंक चाहिए होगा, इसलिए डैनियल इसके लिए एक फेक अनऑथराइज्ड पेपर बनाकर एयरक्राफ्ट पायलट्स के हाथों थमा देता है और उनसे कहता है कि एक अर्जेंट मिशन है, हम लोगों को तुरंत निकलना होगा। पायलट्स बेचारे भी और क्या ही करते, उनको तो यही लगने लगता है कि सच में कोई मिशन होने जा रहा है, इसलिए वे लोग 5 सोल्जर्स को लेकर निकल पड़ते हैं। स्पॉट में पहुंचते ही वह लोग ऑक्सीजन मशीन समेत प्लेन से नीचे कूद जाते हैं और डाइव करते हुए सीधा पानी के नीचे मौजूद चर्च में एंट्री ले लेता है। उसी चर्च के एक रूम में डैनियल ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से रूम में मौजूद पानी धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। वही ऊपर लारा भी लकड़ियों का टाक बनाती है, जिससे सोल्जर्स नीचे ले जाकर क्राफ्ट बनाने लगता है ताकि वो लोग उसके ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर और जनरेटर रख सके। सब कुछ सेट होने के बाद डैनियल ड्रिल मशीन से वॉल्ट रूम का दीवार तोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर ड्रिलिंग करने के बाद डैनियल को वॉल्ट लॉकर दिख जाता है। वो बिना रुके वॉल्ट को भी सर्कल पोजीशन में काटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोगों ने जो ऑक्सीजन चैम्बर बनाया था वहाँ पानी भरना शुरू हो चुका है। वही कोबरा बताता है कि यह बिल्डिंग को हजारों सालों से किसी प्रकार की कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिला, जिस वजह से यह डायोन ऑक्साइड होकर लीकेज हो रहा है, तो हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ ही घंटों में यह पूरा रूम पानी से भर जाएगा। वही वो लोग पानी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ बोस्नियन कमांडर को गोल्ड की खबर मिलते ही वह सीधा लारा के घर पहुंच जाता है। वही स्कूबा डाइविंग का सूट और मैप देखकर वह समझ जाता है कि उस लेक में जरूर कुछ न कुछ तो है। कमांडर तुरंत अपना टीम लेकर वहां पहुंच जाता है। वही लकड़ी से बना हुआ पुल देखकर कमांडर का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नीचे जैक और डैनियल भी लॉकर को फाइनली काटकर अंदर चेकिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ
कागज के टुकड़ों और 10-20 गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ये सब देख डैनियल लॉरा पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, क्या हमने इतना मेहनत ये 10-20 गोल्ड के लिए किया? तुम्हारे चक्कर में हमारा टाइम, एनर्जी और इतने दिनों की फालतू मेहनत चली गई। कुछ कहना चाहोगी मैडम? लोग सही कहते हैं, कभी भी किसी लड़की की बातों में मत आना, साला सब फ्रॉड होता है। वही कैप्टन कहता है, बस कर डैनियल, इसमें इस बेचारी की क्या गलती? इसने कहा था यहाँ गोल्ड है और हमें कुछ गोल्ड ही सही, लेकिन मिला तो है, क्या पता पहले ही किसी ने आकर सारा गोल्ड को ले गया हो। वही सुबह भी कहता है, वैसे 10 गोल्ड भी कम नहीं है, इसी से ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, इसी को लेकर निकलते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वह सभी उदास होकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी कैप्टन को वहाँ एक और मिस्टीरियस दीवार दिखता है जहाँ रोमन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन तुरंत टीम के पास पहुंचकर कहता है कि मुझे एक और मिस्टीरियस दीवार मिला है, निकलने से पहले हमें उसे भी तोड़कर चेक करना होगा। इसी के साथ वे लोग दीवार को तोड़कर अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर घुसते ही वे लोग देखते हैं कि सैकड़ों लोगों की स्केलेटन को वहाँ सजा के रखा गया है। इसके अलावा उन्हें वहाँ ढेर सारा बॉक्स दिखता है। वही बॉक्स को खोलने पर उन्हें वहाँ पेंटिंग्स मिलता है और दोस्तों ये वही पेंटिंग्स है जिसे जर्मन सोल्जर्स ने मूवी की स्टार्टिंग में चुराया था। वही सोल्जर्स भी समझ जाते हैं कि अगर पेंटिंग है तो गोल्ड भी जरूर यही कहीं मौजूद है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक और बड़ा बॉक्स मिलता है जिसको खोलने पर उन्हें वहाँ ढेर सारे 23 कैरेट के 2000 गोल्ड बार मिल जाता है। ये सब देख सभी सोल्जर्स खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। फिर क्या दोस्तों, वे लोग तुरंत गोल्ड्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ऊपर मौजूद बोस्नियन कमांडर को पानी में कुछ नोट बहते हुए दिखता है और यह वही नोट था जिसे डैनियल ने गोल्ड ढूंढते वक्त उड़ा दिया था। ये नोट्स को देख कमांडर समझ जाता है कि जरूर ये लोग पानी के नीचे ही होंगे, इसलिए वह अपने कुछ सोल्जर्स को डाइविंग सूट पहनाकर नीचे भेज देता है। नीचे पहुंचते ही बोस्नियन मिलिट्री सीधा जाकर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि गोल्ड लूटने यहाँ कोई चोर नहीं बल्कि नेवी सील्स आए हैं जो कि पानी में ही लड़ने के लिए जाने जाते हैं। फिर क्या दोस्तों, वह लोग एक एक बोस्नियन मिलिट्री को वहीं ढेर कर देते हैं, लेकिन तभी एक मिलिट्री का डेड बॉडी नदी के ऊपर जा पहुंचता है। यह देख कमांडर समझ जाता है कि नीचे कोई आम लोग नहीं है, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को पानी के नीचे ग्रेनेड फेंकने को कहता है। वही सोल्जर ग्रेनेड को लंगर के साथ कुछ इस तरीके से सेट कर देता है कि अंदर जाते ही उसका पिन अपने आप खुल जाए। इसी के साथ ही ये लोग अंदर ग्रेनेड छोड़ देते हैं, लेकिन पहली बार में ग्रेनेड पानी के बीच में ही फट जाता है। वही नीचे मौजूद सोल्जर्स भी समझ जाते हैं कि अगर जल्दी गोल्ड को एक्सपोर्ट नहीं किया तो ये लोग साला इधर ही ग्रेनेड फेंक देंगे, इसलिए वह लोग जल्दी जल्दी सभी गोल्ड को बॉक्स से निकालकर कार्गो नेट में रखना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में सभी गोल्ड को नेट में भरने के बाद वह लोग एयर बैलून में गैस भरना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ऊपर से मिलिट्री एक और बार वहाँ ग्रेनेड लॉन्च कर देता है और इस बार ग्रेनेड कुछ ज्यादा ही नजदीक फटता है, जिस वजह से आसपास के बिल्डिंग्स की दीवारें धंसने लग जाती हैं। तभी सोल्जर्स जल्दी जल्दी एयर बैलून में गैस भरना शुरू कर देते हैं। पूरा गैस भरते ही बैलून ऊपर उठने लगता है। इसी बीच ऊपर मौजूद सोल्जर्स लगातार उन पर ग्रेनेड लॉन्च करता ही रहता है। वही बेचारे मरीन्स नीचे करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। तभी ब्लैक कोबरा कहता है, एक बार ऊपर उठ जाने दो सालों को, तब दिखाऊंगा मैं। लेकिन कुछ ही दूर ऊपर जाने के बाद उनका एयर बैलून बीच में ही रुक जाता है। दरअसल जिस वेट के हिसाब से वे लोग बैलून में गैस भरे थे, वेट उससे कहीं गुना ज्यादा हो चुका है और अब अगर एयर बैलून को फिर से उड़ाना है तो और ऑक्सीजन गैस चाहिए होगा। तभी कैप्टन को याद आता है कि हमने कुछ गैस सिलेंडर्स उसी चैम्बर में छोड़ दिया है, इसलिए कैप्टन वो सिलेंडर्स को लाने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह एक सिलेंडर उठाकर ला ही रहा होता है, तभी वहाँ भयंकर ब्लास्ट होने के कारण बिल्डिंग्स वगैरह टूट के गिरने लगता है और वह किसी तरह मौत के मुंह से बचकर सिलेंडर को ले आता है। वही कैप्टन तुरंत बैलून में गैस भरना शुरू कर देता है, जिससे बैलून दोबारा ऊपर उड़ने लगता है। कुछ देर बाद ऊपर पहुंचते ही वह लोग देखते हैं कि बोस्नियन कमांडर रॉकेट लॉन्चर लेकर बेसब्री से उनका ही इंतजार कर रहे हैं। यह देखकर कैप्टन अपने पिस्टल से कुछ शॉट लेता है, लेकिन ज्यादा दूरी होने के कारण एक भी गोली उसको नहीं लगता। वही कैप्टन समझ जाता है कि आज हम यहीं शहीद होने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आकर सभी बोस्नियन सोल्जर्स को एक ही झटके में ढेर कर देता है। दरअसल ये लोग वही पायलट्स थे जिन्हें इन लोगों ने हायर किया था और इन दोनों ने सभी गोल्ड का इंफॉर्मेशन मेजर कर्नल को दे दिया था, जिस वजह से कर्नल ने इन्हें यहाँ रेस्क्यू करने के लिए भेजा है। फिर क्या था दोस्तों, पायलट्स गोल्ड समेत सभी सोल्जर्स को रेस्क्यू करके वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह बेस में पहुँचते ही कर्नल उनको बहुत अच्छी तरीके से धोते हुए कहता है कि तुम लोग सच में बहुत बड़े कमीने हो। तुम लोगों को बोस्नियन छोड़कर जाने के लिए कहा गया था और तुम लोग सीधे गोल्ड लूटने पहुँच गए। वाह रे भाई, इसके लिए तो तुम लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। चलो बाहर आओ, दिलाता हूँ। इसके बाद कर्नल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि हमारे जांबाज जवानों ने एक लड़की के साथ मिलकर 50 साल पहले फ्रांसीसी बैंक से नाजी सैनिकों द्वारा लूटा हुआ गोल्ड्स को दोबारा ढूंढ लाए हैं और विथ ड्यू रिस्पेक्ट हम ये सभी गोल्ड्स को फ्रांस को सौंपने जा रहे हैं। वही हम देखते हैं फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर लारा को इसके लिए सम्मानित करता है। बाकी सोल्जर्स ये सब देख अंदर ही अंदर मायूस हो जाते हैं, क्योंकि सभी मेहनत इन्होंने किया और मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू। इसके बाद मेजर कर्नल सभी को अपने
अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है, अरे टेंशन मत लो, मैंने बस आधे गोल्ड फ्रांस को सौंपा है, बाकी का 150 मिलियन तुम लोगों के लिए रख दिया गया है। इसके बाद कर्नल चेक निकालकर सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सभी को यही लग रहा था कि 150 मिलियन का 6 भाग मतलब सभी को 25-25 मिलियन करके मिलेगा, लेकिन चेक देखते ही सभी का होश उड़ जाता है, क्योंकि उनके चेक में बस $3000 का ही अमाउंट था। वही कैप्टन कहता है, क्या मजाक है सर, इससे अच्छा कुछ देते ही नहीं। वही कर्नल कहता है, कोर्ट मार्शल के बदले तुम लोगों को उल्टा पैसा तो मिल रहा है, इसी में खुश रहो। तभी लारा अपनी चेक में देखती है कि उसे $139 मिलियन दिया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि कर्नल ने सभी का 25 मिलियन भी लारा को ही दे दिया है और सोल्जर्स को बस अपना मिशन फी दिया गया है। ये सब देख सभी सोल्जर्स अपना चेक भी लारा को ही दे देता है। और दोस्तों, इसी तरह आज की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं।